हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम सेट नंबर 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट नंबर 6 में हमने 90 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में हम 91st यानी कि 91 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कहा गया है द चाइल्ड whom यू वर टॉकिंग टू इज़ माई नेफ्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें whom जो अंडरलाइन वर्ड है साफ दिया गया है ऊपर, अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को देखना होगा यहाँ। तो अंडरलाइन वर्ड है जो whom, तो ये किस तरह का प्रोनाउन है ये हमें देखना होगा। तो 4 तरह के प्रोनाउन दिए गए हैं, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होने चाहिए प्रोनाउन के टाइप्स। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन के टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पहले नंबर का टाइप है हमारा प्रोनाउन के टाइप्स। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन जो वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि अगर एक सेंटेंस की बात करें, राम इज़ अ गुड बॉय, तो फर्स्ट टाइम पे हमने पता है कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर राम क्लास 10th में पढ़ता है तो हम दोबारा यूज़ करेंगे ही स्टडीज़ इन क्लास 10th। सपोज़ अगर हमने दूसरी बार राम के लिए यूज़ किया है तो राम दोबारा ना लिख करके हमने ही यूज़ किया है राम के लिए। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम स्टडीज़ इन क्लास 10th, तो अगेन हमने दोबारा से राम का नाम ना लेकर के हमने उसके लिए ही का यूज़ कर दिया है। तो ही यहाँ क्या है, एक प्रोनाउन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। तो जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं तो वही वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे हम। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी एंड उसके बाद दे ये आते हैं। दिस दैट को मत लीजिएगा, ये गलत लिखा है, दे होता है। तो आई, वी, यू, ही, शी, दे ये सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और ये सिंपली सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई नो द बॉय हु केम हियर। अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है तो साफ दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट के रूप पर जो सब्जेक्ट के रूप में आई यूज़ हुआ है तो आई ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह कोई भी इसी तरह का सेंटेंस आपको दिया हो तो आप समझ जाओगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। सपोज़ यहाँ हम यूज़ करते हैं वी आर प्लेइंग इन द, आगे कोई भी सेंटेंस हो तो यहाँ वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। आई, वी, यू, ही, शी, दे ये सभी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट जो आता है टाइप उसका प्रोनाउन का, तो वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन के संबंध को प्रकट करता है। जैसे कि यहाँ अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हु जो है वो दर्शाता है रिलेटिव प्रोनाउन को, क्योंकि ये क्या करता है, ये इससे पहले जो नाउन आता है जिसमें द बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन के संबंध को दर्शाता है या प्रकट करता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है आई नो द बॉय हु केम हियर, तो आई नो द बॉय हु केम हियर, तो हु जो है अपने से पहले नाउन आ रहा है बॉय, तो बॉय के संबंध को दर्शाता है कि वो बॉय है कौन, या फिर वो बॉय जो है वो क्या संबंध प्रकट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ये कहा गया है आई नो द बॉय, मैं बॉय को जानता हूँ। क्या जानता हूँ उसके बारे में, हु केम हियर, जो यहाँ आया था। तो कौन बॉय, जो यहाँ आया था। तो बॉय के लिए यहाँ रिलेशन यानी कि संबंध को प्रकट कर रहा है ये सेंटेंस। और इस सेंटेंस में हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप समझ जाओगे कि जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लगे होते हैं वो मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे हु है एक क्वेश्चन वर्ड है और ये सेंटेंस के बीच में आया है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ही हो सकता है। और सेंटेंस को देखने से भी मालूम पड़ जाता है कि हु केम हियर, जो यहाँ आया, तो मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आया। तो हु किसको दिखा रहा है, बॉय को, और बॉय कौन सा बॉय, जो यहाँ आया, तो संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ आपको यहाँ पता लग जाएगा द चाइल्ड whom यू वर टॉकिंग टू इज़ माई नेफ्यू। तो whom किससे पहले आ रहा है, चाइल्ड से बाद आ रहा है। चाइल्ड क्या है, एक
नाउन है और नाउन के संबंध को प्रकट कर रहा है कि चाइल्ड का क्या संबंध है, चाइल्ड whom you were talking to, कि चाइल्ड कौन सा चाइल्ड जिससे तुम बात कर रहे हो, वो कौन है, मेरा नेफ्यू है, तो इसके संबंध को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और दूसरी बात, whom क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है सेंटेंस के। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आए तो ये कैसा हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम सभी प्रोनाउन को देख लेते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो प्रश्न पूछने का कार्य करता है जो प्रोनाउन होता है। जैसे कि यहाँ हु आर यू, तो हु क्या है, हु जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज़ योर विच इज़ योर पेन, तो विच क्या है यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट क्या है यहाँ, व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप यहाँ देख के समझ गए होंगे। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड अगर शुरुआत में आए, स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन वर्ड आए तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है। जैसे हु आर यू, तो हु यहाँ क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, तो ये क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, यहाँ से नोट कर लेना आप। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, तो ये नाउन की ओर संकेत करता है। जैसे कि दिस और दैट, दीज, दोस्त, तो ये सभी कैसे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये नाउन की ओर संकेत कर रहा है कि माई पेन, तो इसलिए ये कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये इशारा कर रहा है कि दिस, ये पेन, तो दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर बुक, तो ये इशारा कर रहा है बुक की ओर। तो यहाँ ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो नाउन की ओर ये संकेत करता है। इसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोस्त, ये सभी। नेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में सबसे सिंपल सेल्फ वर्ड लगा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह का वर्ड। तो जहाँ भी सेल्फ वर्ड आए, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ क्या है, जो भी सेल्फ वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हों, जैसे कि सेल्फ का यूज़ कब होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हों तब सेल्फ का यूज़ करते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट भी, मैंने अपने आप को ही चोट पहुंचाई, तो ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, तो इसलिए हमने माई सेल्फ का यूज़ किया और माई सेल्फ यहाँ क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है कि निश्चित नाउन के बदले ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आता है ये। जैसे कि यहाँ वन मस्ट लव वंस कंट्री, कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो किसको, ये तो हमें तो पता नहीं है, डेफिनेट ही नहीं है, तो ये कैसा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे ही यहाँ लिखा है सम आर बॉर्न पोएट्स, कि कुछ लोग जन्म से ही क्या होते हैं, पोएट यानी कि कवि होते हैं। तो यहाँ सम किसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हमें नहीं पता किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये कैसा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दें तो समझ जाना इनडेफिनेट प्रोनाउन है। वन, सम, समबडी, समवन, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, ईच, ईदर, एवरी, तो इस तरह के वर्ड देखने को मिले हैं, तो आप समझ जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इसमें क्या होता है, वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब प्रत्येक गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स यानी कि प्रत्येक गर्ल गॉट अ रिवार्ड, उसको रिवार्ड मिला। ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, मतलब इन दोनों में से कोई एक रोड कहाँ जा रही है, या तो ये रोड या ये रोड स्टेशन की ओर जा रही है, तो दोनों का बोध करा रहा है ये, या तो ये या ये। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दें, ईच, एवरी, ईदर, तो ये कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ जाता है, आई, वी, यू, दे, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आ जाता है, और इससे पहले जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, और नाउन के संबंध को यहाँ प्रकट किया जाता है। कि जैसे यहाँ आई नो द बॉय, तो कौन बॉय, हु केम हियर, जो यहाँ आया था, तो संबंध प्रकट करा, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो स्टार्टिंग में दिखाई देता है, जैसे यहाँ दिखाई दिया है, हु आर यू, विच इज़ योर पेन, व्हाट डू यू वांट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, इसका यूज़ होता है, जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर बुक। और आप एक चीज़ समझ लेना, दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ ये जो प्रोनाउन है
ये प्रोनाउन नहीं है, तो इसको अभी मत समझना। अगर प्रोनाउन के बाद जो डायरेक्ट नाउन का यूज़ हुआ है तो वो प्रोनाउन नहीं होता है, तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। ये बाद में समझेंगे हम एडजेक्टिव के चैप्टर में। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरह का सेंटेंस अभी हमें नहीं देखना है, हमें देखना है दिस इज़ माई पेन। अगर इस तरह का सेंटेंस है, जैसे दिस के बाद यहाँ नाउन यूज़ नहीं हुई है, इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर हाउस, ऐसी करके दैट इज़ योर पेन, हमने ऐसे इस तरह के सेंटेंस यूज़ किए हैं। तो यहाँ जो दिस दैट यूज़ होता है तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, सबसे सिंपल, सेल्फ का यूज़ होगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी वर्ड जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। इनडेफिनिट में आपको वन, सम वन इस तरह के वर्ड मिलते हैं जिसमें इनडेफिनिट हमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे वन मस्ट लव वंस कंट्री, कि प्रत्येक को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। इसी तरह सम आर बॉर्न पोइट्स, कुछ जो होते हैं वो जन्म से ही पोइट होते हैं, तो सम किसके लिए बात हो रही है हमें नहीं पता, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें ईच, ईदर, नीदर इस तरह के एवरी वर्ड मिलते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो 91st क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसका सॉल्यूशन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये किस तरह का प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। और अगर वैसे समझना चाहें तो अभी आप समझ सकते हैं, चाइल्ड whom you were talking to is my nephew। तो चाइल्ड के संबंध को यहाँ दर्शाया गया है कि चाइल्ड कौन सा चाइल्ड, तो जो आपसे बात कर रहा है वो मेरा नेफ्यू है। तो चाइल्ड वो जो आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ संबंध को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन की खास बात होती है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो इसलिए ये तो सबसे ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, देयर इज़ अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस। यहाँ एक बड़ी सी दीवार है जो घर को चारों ओर घेरे हुए है। तो इसमें किस तरह का एडजेक्टिव है, जैसे क्वालिटेटिव, नॉमिनल, एम्फेसाइजिंग या प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसमें किस तरह का एडजेक्टिव है, तो यहाँ वॉल यानी कि दीवार के बारे में बात हो रही है। और दीवार किस तरह की है, दीवार ब्रिक की बनी हुई है। तो दीवार के बारे में गुण या दोष के बारे में बताया गया है कि दीवार जो है वो ब्रिक की बनी हुई है। अगर किसी भी नाउन का, जैसे वॉल है, बॉय है, ये सब नाउन होते हैं। और नाउन का अगर विशेषण में नाउन की रंग, रूप, भेद आदि बताया जाए तो वो क्या होता है, क्वालिटेटिव नाउन होता है। उसकी क्वालिटी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसे वॉल की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वॉल किसकी बनी है, ब्रिक की बनी है। तो यहाँ किस तरह का एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें साफ लिखा गया है कि अंडरलाइन वर्ड जैसे ब्रिक है तो वो कैसा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, बिकॉज इट क्वालिफाइज द वर्ड वॉल, वॉल को ये क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज़ नाउन। वॉल क्या है, वॉल नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करता है जो, वो कैसा होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि ये गुण बता रहा है वॉल का, गुणवाचक विशेषण है यहाँ। एडजेक्टिव जो नाउन का गुण, दोष, रंग, रूप प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे वाक्य में यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जिसमें कहा गया है एप्रोप्राइट आर्टिकल को हमें फिल करना है। आर्टिकल ए एन द होते हैं, तो देखते हैं यहाँ, द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ प्लान टू हेल्प द डैश अनएम्प्लॉयड। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला है टू हेल्प अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगारों की मदद के लिए। तो हम शायद ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर किसी प्लेस की बात हो रही हो या फिर पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही हो, तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने जो स्कीम या जो भी प्लान निकाला है, तो वो किसको हेल्प करने के लिए निकाला है, तो वो अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगारी का जो वर्ग है उसके लिए निकाला है। तो बेरोजगार क्या है, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है जिसके लिए हम ये प्लान निकाल रहे हैं, या गवर्नमेंट ने जो प्लान निकाला है, तो हम जानते हैं ये नॉन है, तो इसलिए हम दा का यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर ये ही कोई प्लान होता, केवल इतना ही सेंटेंस होता, आगे ये नहीं होता, गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ प्लान, तो हमने यहाँ ए का यूज़ क्यों किया है, दा का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि जो प्लान निकला है अभी इसके बारे में अधूरी जानकारी है कि प्लान किसके लिए निकाला है, तो इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। सपोज़ अगर एक एग्ज़ाम्पल के जरिए हम समझते हैं, एग्ज़ाम्पल यहाँ जैसे ही इज़ अ बॉय,
वह एक लड़का है। ओके, ही इज़ अ बॉय। तो इस सेंटेंस में हमने ए बॉय का यूज़ क्यों किया था? अच्छा वो सॉरी इरेज हो गया। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ए बॉय इज़ गोइंग, ए बॉय इज़ गोइंग देयर। तो अगर हमने सेंटेंस में अ बॉय इज़ गोइंग देयर, तो इसमें ए का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि जो बॉय वहाँ जा रहा है, ए बॉय इज़ गोइंग देयर, तो यहाँ हमें बॉय के बारे में पता नहीं है वो कौन है, यानी कि हम उससे फेमिलियर नहीं हैं, हम उसे जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमने यहाँ ए का यूज़ किया है। सपोज़ ये बॉय एक पर्टिकुलर कोई ऐसा बॉय होता है जिसको हम जानते हैं, तो हम दा का यूज़ करते हैं। सपोज़ यहाँ हमने डैश बॉय हु इज़ गोइंग देयर, a boy who is going there is my friend। सपोज़ हमने ये एग्जांपल लिया है कि जो लड़का वहाँ से जा रहा है वो मेरा फ्रेंड है, तो अब जिस बॉय के बारे में बात हो रही है तो उसको मैं जानता हूँ क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, तो इसलिए हमने यहाँ ए का यूज़ ना कर करके द का यूज़ किया है। तो द बॉय हु इज़ गोइंग देयर इज़ माई फ्रेंड। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ए का यूज़ और द का यूज़ कब करते हैं। जब हम किसी चीज़ से फैमिलियर नहीं होते हैं, उस चीज़ को जानते नहीं हैं, तब हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए बॉय इज़ गोइंग देयर, एक लड़का वहाँ से जा रहा है, तो मैं नहीं जानता उस लड़के को, इसलिए हमने अ बॉय का यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं उस लड़के को जानता हूँ, मैं उस लड़के से फैमिलियर हूँ, देन मैं उसके लिए द का यूज़ करूँगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कैसे द का यूज़ होता है। जैसे द बॉय हु इज़ गोइंग देयर, जो लड़का वहाँ से जा रहा है वो क्या है? मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसको जानता हूँ, तो इसलिए हम उससे फैमिलियर हैं, उस बॉय को हम जानते हैं, दैट्स वाई हमने उसके लिए द का यूज़ किया है, तो द बॉय। ओके, नाउ आई होप ये क्लियर है आपको। तो इसलिए हमने यहाँ किसका यूज़ किया है? द अनएम्प्लॉयड, क्योंकि अनएम्प्लॉयड के लिए जो स्कीम, जो प्लान निकाला गया है, तो वो किसको हेल्प करने के लिए निकाला गया है? अनएम्प्लॉयड को। तो द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप अ प्लान, गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला है। अब प्लान किसको? तो वो पर्टिकुलर वर्ग है एक अनएम्प्लॉयड, उसके लिए निकाला है, तो इसलिए हमने द का यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ अ प्लान का यूज़ किया है क्योंकि अभी प्लान वो नहीं जानते वो प्लान क्या है। अगर सपोज़ ये प्लान हम जानते कि ये प्लान है कि 500 रुपीज़ देने का प्लान है, तो हम द का यूज़ करते। गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉन अप द प्लान इन विच द गवर्नमेंट गिव्स 500 रुपीज़ फॉर एवरी अनएम्प्लॉयड, तो हम द का यूज़ करते हैं अगर हम इस प्लान को जानते होते। अभी नहीं जानते हैं प्लान क्या है, तो इसलिए हमने अ प्लान का यूज़ किया है। ओके, और विशेष यहाँ पर्टिकुलर किसी वर्ग की बात हो रही है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। तो आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन में कुछ खास लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अच्छा, इससे पहले यहाँ अनएम्प्लॉयड हियर अनएम्प्लॉयड पीपल, यानी कि अनएम्प्लॉयड के लिए बात हो रही है। यहाँ अनएम्प्लॉयड एक पर्टिकुलर वर्ग है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बीरबल वॉज डैश वाइजेस्ट ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट। तो बीरबल कैसा था? बीरबल वॉज डैश वाइजेस्ट ऑफ 9, बीरबल जो है अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे उनमें से क्या था? एक था। तो यहाँ वाइजेस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। आपको एक चीज़ समझनी है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। तो बीरबल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट। तो यहाँ वाइज क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। फिर वाइज़र क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री, वाइज़र। और वाइजेस्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। वाइजेस्ट ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके आगे हमेशा द का यूज़ होता है, तो इसलिए हमने बीरबल वॉज द वाइजेस्ट ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट। तो द का यूज़ किया है क्योंकि आप ये चीज़ समझ लेना, हमेशा हमेशा सुपरलेटिव के पहले द का यूज़ होता है। तो यहाँ आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, इसमें साफ लिखा गया है वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव से पहले द का यूज़ होता है। अगर किसी वर्ड के आगे मोर लगा हो, मोर, तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, आप ये भी जान लेना, तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। अच्छा, कंपैरेटिव की स्पेलिंग लिख लेते हैं, कंपैरेटिव। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है अगर मोर लगा हो। ओके, नाउ अगर मोस्ट लगा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है।
तो सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ स्पेलिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो सुपरलेटिव डिग्री में आता है जब मोस्ट लगाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट he is the most intelligent boy in our class। ओके तो हमने यहाँ दा का यूज़ किया है क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 95th यानी कि 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा आज का। ही गॉट इनटू सीरियस ट्रबल व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट। तो ही गॉट इनटू सीरियस ट्रबल, तो इस ईडियम का मतलब क्या होगा, तो गॉट इनटू सीरियस ट्रबल यानी कि परेशानी में पड़ जाना। तो इसका यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक छांटना है। देख सकते हैं अंदाजे से ही आप बता सकते हैं, अगर आपको लर्न हो या ना हो, क्योंकि सेंस से आप बता सकते हैं। इसमें ईडियम अगर याद नहीं होते तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इनटू सीरियस ट्रबल यानी कि किसी मुसीबत में पड़ जाना, यानी कि ऑल एंड सन्ड्राई नहीं होगा। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है इन राइटिंग नहीं होगा। हार्ड नट टू क्रैक, ये देख सकते हैं आप, हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक कठिन काम सॉल्व करने के लिए, टू क्रैक यानी कि सॉल्व करने के लिए एक ऐसा कठिन काम, तो कठिनाई में पड़ गए हैं। नल एंड वाइड मतलब बिल्कुल खाली हो, तो उसको कहते हैं नल एंड वाइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक कठिन मुसीबत सॉल्व करने के लिए, टू क्रैक करने के लिए एक हार्ड नट मतलब कठिन काम, यानी कि कहीं ना कहीं हम ट्रबल में पड़ गए हैं, तो गॉट इनटू सीरियस ट्रबल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। तो यहाँ से हम अदर जितनी भी ईडियम्स हैं उसके भी मीनिंग देख सकते हैं। ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवन, प्रत्येक मतलब एवरीवन, ऑल एंड सन्ड्राई। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ऑल एंड सन्ड्राई इज़ इन्वाइटेड इन माई पार्टी, मतलब पार्टी में हर एक किसी को बुलाया गया है, तो ऑल एंड सन्ड्राई। ओके, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग मतलब लिखित रूप में देना। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। दैट इज़ टू बीट, उलझन मतलब वही चीज़ उसका आगे दिया गया है, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और एन अपोनेंट दैट इज़ हार्ड टू बीट, मतलब अपोनेंट मतलब होता है हमारा जो सामने प्रतिद्वंदी होता है, जो कॉम्पिटिटर होता है हमारा, तो वो हार्ड हो, बीट मतलब उसको हराने में ये चीज़ हार्ड हो, कठिन हो हराना उसको। नल एंड वाइड का मतलब होता है अमान्य, जो फोर्स में नहीं है, जो वैलिड नहीं है यानी कि इनवैलिड होता है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन जिसमें कहा गया है शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड बिगिन शाउटिंग एट मी। उसने अपना आपा खो दिया और मेरे पे चिल्लाने लग गई। तो शी लॉस्ट हर टेम्पर मतलब वैसे ही फिजूल में ही चिल्लाने लग गई, कोई बात नहीं थी। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट एनी रिदम और रीज़न, इन कोल्ड ब्लड या एट अ स्ट्रेच। तो इन चारों में ऑप्शन में से इस ईडियम का मतलब क्या होगा। शी लॉस्ट हर टेम्पर मतलब कि अपना आपा खो देना, अपना टेम्पर लॉस्ट कर देना। तो इसका मतलब होता है विदाउट रिदम और रीज़न मतलब बिना किसी कारण के ही, तो वो टेम्पर खो दिया उसने और चिल्लाने लग गई। तो विदाउट रिदम और रीज़न ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी हम लोग पढ़ सकते हैं। लॉस वंस टेम्पर इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना या फिर सेल्फ कंट्रोल को खो देना एंग्री में। ऑन द स्पर ऑफ अ मोमेंट इसका मतलब होता है तत्काल। ऑन इम्पल्स विदाउट प्लानिंग इन एडवांस मतलब कोई भी प्लानिंग एडवांस में नहीं हो, अचानक से शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं तत्काल, यानी कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। विदाउट रिदम और रीज़न मतलब विदाउट पर्पस, रीज़न बिना किसी कारण के ही। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है रूथलेसली और विदाउट फीलिंग इन मेमोस या इमोशनलेस, निर्दयता पूर्वक, तो उसको कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी निर्दयता पूर्वक तो कहते हैं ना कोल्ड ब्लड, तो उसने हत्या कर दी कोल्ड ब्लड। तो ही जैसे किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड या कोल्ड ब्लडली ही किल्ड हिम, इस तरह बोलते हैं। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट जो है वो 7th क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूछा गया है। इसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो हिंदी में भी 3 तरह के सेंटेंस आपने देखे होंगे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो उसी तरह का ये इंग्लिश में भी 3 वाक्य होते हैं। तो यहाँ सेंटेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो उनमें से किस टाइप का सेंटेंस है, वेन एवर इट रेन्स जब भी रेन होती है, आई फील ए क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स मतलब जब जब वर्षा होती है तभी मेरे को कैसी फीलिंग आती है, हॉट टी एक अच्छी सी गर्म चाय हो और फ्राइड स्नैक्स हो साथ में, तो ये फीलिंग आती है। तो ये किस तरह का सेंटेंस है,
तो इसके लिए हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स को देखने से पहले सिंपल सेंटेंस पर एक बार देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, बस एक सेंटेंस होता है। जैसे ही इज़ ईटिंग द फूड, ही इज़ ईटिंग द फूड। तो यहाँ हमने लिखा इज़ ईटिंग द फूड, सिंपल है, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक क्या होता है, एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लाउज होता है। तो सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ। मतलब एक तो प्रिंसिपल होता है, मुख्य होता है, और इसके नीचे काम करता है एक सबॉर्डिनेट। जैसे आपके नीचे अगर कोई काम करता है तो हम उसको आपका सबॉर्डिनेट कहेंगे, सबॉर्डिनेट है ये मेरा। तो इसी तरह एक तो प्रिंसिपल क्लाउज होगा, प्रिंसिपल मतलब इसकी तो इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, अपने आप में स्वतंत्र होगा, लेकिन जो सबॉर्डिनेट होगा वो निर्भर रहता है। जैसे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वॉट ही विल डू इज़ नॉन टू मी। तो इज़ नॉन टू मी आप देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कि ये है कैसा सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लाउज है। और यहाँ वॉट ही विल डू, वह जो करेगा, तो ये क्या करेगा, तो ये निर्भर है। तो इज़ नॉन टू मी, वो मेरे को पता है। तो ये चीज़ जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट रहती है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस के बिना दूसरा सेंटेंस आपको अधूरा लगेगा, वहाँ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। अब किस पर ध्यान दीजिए, टू, पे अटेंशन टू, यहाँ ये पहला सेंटेंस है, तो किस पर ध्यान दें, व्हाट आई से, जो मैं कहूँगा उस पर ध्यान दीजिए, ये जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ एक सेंटेंस के बिना दूसरा सेंटेंस अधूरा रहता है। ही सैड दैट, अब ही सैड दैट, उसने कहा कि, अरे आगे तो बोलिए क्या कहा, तो हरी हैज़ पास्ट, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हरी क्या हो गया, हरी पास हो गया है। तो इसलिए ये सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है। व्हाट ही विल डू, वह क्या करेगा, या जो व्हाट ही विल डू, वह जो करेगा, इज़ नॉन टू मी, वह जो करेगा ये मेरे को पता है, इज़ नॉन टू मी। तो ये सेंटेंस तब कंप्लीट होगा जब ये दोनों लिखे होंगे, साथ में आधा सेंटेंस अधूरा रहेगा। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू मतलब ध्यान दीजिए कृपया, किस पर ध्यान दें, व्हाट आई से, ओके। ही सेड दैट, उसने कहा कि, क्या कहा कि, हरी से हैड पास्ट, तो अब कंप्लीट हुआ ये। इसी तरह आई डो नॉट रिलाई ऑन, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा, या मैं इस बात पर निर्भर नहीं रहूँगा, किस बात पर, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, ओके। दिस इज़ द विलेज, ये वही विलेज है। अब यहाँ द का यूज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि विलेज ऐसा है जिसको हम जानते हैं, ये किसी फैमिलियर विलेज की बात हो रही है जिसको हम पहले से जानते हैं, इसलिए हमने द का यूज़ किया है, यहाँ ए का यूज़ नहीं किया। तो दिस इज़ द विलेज, ये वही विलेज है, कौन सा विलेज, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो समझ गए होंगे आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही ईजी होते हैं पहचानने में। When आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो आगे तो बताओ, जब मैं घर पहुंचा तब क्या हुआ, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, कि चिल्ड्रन खेल रहे थे। तो इसलिए इन सभी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा एक सेंटेंस दूसरे के बिना अधूरा रहता है, और दूसरा सेंटेंस एक तो आपको लगेगा कि ये, हाँ ये स्वतंत्र है, प्रिंसिपल क्लाउज है, और दूसरा उसका सबॉर्डिनेट, दूसरा उसका डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, वेन एवर इट रेन्स आई फील क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स। तो मेरे को क्या, हॉट टी और फ्राइड स्नैक्स खाने का मन करता है, कब करता है, तो अगर ये कब करता है, ये आधा ही सेंटेंस रह जाए, वेन एवर इट रेन्स, जब भी ये वर्षा होती है, तो ये क्या पूरा सेंटेंस कंप्लीट है एक के बिना। आपको पता है वेन एवर इट रेन्स ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये आगे के बिना अधूरा है। जब भी वर्षा होती है, तो वर्षा होती है तो आगे तो बोलो, वर्षा होती है तो क्या, तो ये कि जब भी वर्षा होती है तो मुझे क्या चाहिए, हॉट टी और फ्राइड स्नैक्स की खाने का मन करता है, कि खाने की फीलिंग होती है। तो अब ये सेंटेंस पूरा है। लेकिन वेन एवर इट रेन्स केवल इतना ही लिख देंगे, जब भी वर्षा होती है, तो ये क्या है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें दो सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दो सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें से एक प्रिंसिपल होगा, एक सबॉर्डिनेट होगा, यानी कि ये डिपेंड है। सबॉर्डिनेट मतलब ये इसके अधीनस्थ काम कर रहा है, कि वेन एवर इट रेन्स, जब भी वर्षा होती है, तो ये सबॉर्डिनेट है, ये बेचारा अकेला इनकम्प्लीट है इसके बिना। आगे तो कहो भाई वर्षा होती है तो क्या,
तो आगे सेंटेंस के बिना ये अधूरा है कि जब भी वर्षा होती है तो आगे जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा रहेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स तो आप समझ गए होंगे। तो जब भी वर्षा होती है तब मेरे को हॉट टी और फ्राइड स्नैक्स खाने का मन करता है। तो दोनों सेंटेंस अपने आप में ये अब कंप्लीट हुए हैं। वहीं अगर दूसरी ओर जैसे कॉम्प्लेक्स तो हमने देख लिए थे, कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। वो क्या था, सबऑर्डिनेट, लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब ये इस पर निर्भर नहीं है, ये कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। कोऑर्डिनेट कौन होता है, आपका सहायक, आपके अधीनस्थ नहीं होता है, आपका सहायक, आपके कंधे से कंधा मिलाकर जो काम करता है वो होता है कोऑर्डिनेट। तो एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। कोऑर्डिनेट मतलब इसके संग काम करेगा, जैसे कि ही वेंट टू आगरा। और सिंपल अगर हम समझे तो दो सेंटेंस होते हैं और दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और दोनों को एंड और येट, स्टिल, तो इन, देयरफॉर, अदरवाइज, इन सभी वर्ड्स से जोड़ दिया जाता है। आप यहाँ से अगर इन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो वैसे ही आपको सेंटेंस पहचानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ एंड लिखा है, सॉरी यहाँ डी नहीं लिखा है, तो एंड है, AND, एंड। एंड के बाद एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, बट, येट, स्टिल, सो, देयरफॉर। अगर आपको ये सारे वर्ड्स दिखाई दें तो आप समझ जाना ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन समझना भी ज़रूरी है। आप यहाँ से समझ सकते हैं ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। और दूसरा सेंटेंस ही परचेज्ड मैनी थिंग्स, आगे मैनी थिंग्स। अगर दो सेंटेंस अलग अलग हैं, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही परचेज्ड मैनी थिंग्स, उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। अगर इन्हीं सेंटेंस को हम ज्वाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू आगरा एंड अगेन हम ही का यूज़ नहीं करेंगे, एंड परचेज्ड मैनी थिंग्स, वह आगरा गया एंड परचेज्ड मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तो अगर दो सेंटेंस आपस में कैसे हो, कंप्लीट हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, और उसको एंड और इन सभी वर्ड्स जो नीचे लिखे हैं इनसे जोड़ दिया गया हो, तो वो कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। वहाँ क्या था, अधूरा था। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम हटा दें, केवल इतना लें, ही परचेज्ड मैनी थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें खरीदी, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, बिल्कुल कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर इस सेंटेंस की बात करें, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और अगर दो कंप्लीट सेंटेंस को हमने एंड के जरिए जोड़ दिया है तो ये कैसा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। बहुत सिंपल है। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त कर दिया गया है दो वाक्य को, जैसे कि इसमें दिखाया गया है प्रिंसिपल और दूसरा कोऑर्डिनेट। जैसे ये प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेट है, इसके संग संग चल रहा है, तो एंड के जरिए जोड़ दिया गया है। जैसे सुधीर एज वेल एज रणधीर इज़ गिल्टी, सुधीर गिल्टी है, रणधीर गिल्टी है। जैसे हमने लिखा, अगर पहला सेंटेंस होता है सुधीर इज़ गिल्टी, तो सुधीर गिल्टी है। दूसरा सेंटेंस लिखा, रणधीर इज़ गिल्टी। अगर दो सेंटेंस हमने लिखे, ठीक है, अगर इसको जोड़ दें, हम ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें, तो सुधीर साथ ही रणधीर, सुधीर एज वेल एज रणधीर इज़ गिल्टी, वो क्या है, गिल्टी है। तो सुधीर एज वेल एज रणधीर इज़ गिल्टी। तो अगर एज वेल एज के जरिए हम जोड़ते हैं तो भी वो कैसा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। ही इज़ पुअर, वह पुअर है, ही इज़ ऑनेस्ट, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में पूरे सेंटेंस है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। अगर हमने येट के जरिए जोड़ दिया, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, येट ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ येट के जरिए जोड़ दिया तो भी ये कैसा सेंटेंस है, येट के जरिए जोड़ने के बाद ये कैसा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ही वॉज लेट, वह लेट है, ही वॉज फाइंड, उसको फाइन भरना पड़ा, दोनों आपस में कैसे हैं, कंप्लीट सेंटेंस है। और देयरफॉर के जरिए हमने जोड़ दिया तो देयरफॉर लगने के बाद ये कैसा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ही वॉज लेट, देयरफॉर ही वॉज फाइंड। मेक हेस्ट, जल्दी करो, अपने आप में कंप्लीट है। अच्छा, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ एक ऐसा वर्ड है जिसको देखने से हमें लगता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन अदरवाइज से जो जुड़े होते हैं सेंटेंस तो वो कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। अदरवाइज़ एक ऐसा वर्ड है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आपको बता दिया ये वर्ड। अदरवाइज़ जो होता है वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होता है। जैसे कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, जल्दी करो।
वी विल मिस द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो मेक हेस्ट, अदरवाइज नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये कैसा है सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नाउ यहाँ से आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है वेन एवर इट रेन्स आई फील ए क्रेविंग हॉट फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक्स। तो वेन एवर इट रेन्स, जब भी वर्षा होती है, तो ये सबॉर्डिनेट है, जब भी वर्षा होती है, तो आगे के बिना ये अधूरा है, इसलिए ये सबॉर्डिनेट कह सकते हैं। और दूसरा ये कैसा है, इंडिपेंडेंट यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस है अगर आगे नहीं बोलेंगे तो ये अधूरा रहेगा, तो इसलिए हमने इसको सबॉर्डिनेट बोल दिया और इसको प्रिंसिपल क्लॉज। और जब इस तरह के सेंटेंस में एक सबॉर्डिनेट होता है और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है तो वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ भी समझाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ दिख गया है, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। आई लिसन टू द सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक। आई लिसन टू द सॉन्ग मतलब मैंने गाना सुना, एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक और नॉस्टैल्जिक फेल करने लगा। ठीक है, नॉस्टैल्जिक क्या होता है कि अपनी लाइफ के जो अच्छे या बुरे पल हम कभी कभी गाना सुनते हुए याद करने लगते हैं, तो उसी फीलिंग को हम नॉस्टैल्जिक कह देते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आई लिसन टू द सॉन्ग, सपोज़ ये एक सेंटेंस है, आई, एक सेकेंड, आई लिसन टू द सॉन्ग, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक। ओके, दो अगर सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी कि ये सेंटेंस क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल, और ये कोऑर्डिनेट। दो सेंटेंस है कि ये तो प्रिंसिपल है और ये इसका सहायक है, कोऑर्डिनेट है, और दोनों अगर इसको कंबाइन कर दिया हमने तो ये कैसा बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं, कंप्लीट हैं। आई लिसन टू द सॉन्ग, मैंने गाना सुना। आई फेल्ट नॉस्टैल्जिक, मैं नॉस्टैल्जिक फील करने लगा। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं, इसको अगर कंबाइन करें तो आई लिसन टू द सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक। आई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एक बार यहाँ यूज़ हो चुका है, तो एंड के ज़रिए से हम यहाँ जोड़ सकते हैं इसको, आई लिसन टू द सॉन्ग एंड फेल्ट नॉस्टैल्जिक। तो एंड से जो सेंटेंस जुड़े होते हैं वो वैसे ही आप समझ जाओगे, कंपाउंड होते हैं, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ नीचे सॉल्यूशन भी है लिखा, वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, यानी कि हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अराइविंग लेट द शो हैड ऑलरेडी बिगन, मतलब लेट पहुंचकर हमने क्या देखा कि शो पहले ही शुरू हो चुका था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत दिया है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। इसको आपको सही करना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखना है सही से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नहीं आती कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। तो आपको यहाँ से वैसे देखना है अराइविंग लेट पहुँचकर। चलो यहाँ से हमें ये चीज़ अच्छा देख ही लेते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो ये पार्टिसिपल की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले पार्टिसिपल होता क्या है, तो पार्टिसिपल क्या होता है, इज़ दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच पार्टेक्स ऑफ नेचर ऑफ बोथ वर्ब ऑफ एन एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल कैसी फॉर्म लेता है, पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की फॉर्म के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप होता है जो वर्ब या एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। तो यही चीज़ आपको दी गई है। तो लेकिन डेफिनेशन पे नहीं जाना है, कोई एकेडमी की परीक्षा नहीं है कि डेफिनेशन लर्न करना है हमें, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में ऐसा क्या होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें आईएनजी लगाना जरूरी होता है। जैसे टर्निंग टू द लेफ़्ट यू विल फाइंड द हाउस, कि लेफ़्ट मुड़कर तुम्हें घर मिल जाएगा। तो यहाँ कहा गया है मुड़कर, लेफ़्ट मुड़कर, तो टर्निंग टू द लेफ़्ट यू विल फाइंड द हाउस। तो यहाँ आईएनजी का यूज़ हुआ है। टर्न क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में अगर हमने आईएनजी का यूज़ किया है, टर्निंग टू द लेफ़्ट मुड़कर यू विल फाइंड द हाउस, तो ये कैसा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसी तरह हम
पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब कैसे होता है, जैसे रोटन एग्स, फेडेड फ्लावर, ठीक है। जैसे यहाँ रोटन एग्स वर थ्रोन अवे, सड़े हुए अंडे बाहर फेंक दिए गए, वर थ्रोन अवे। तो यहाँ रोटन एग्स, एग्स के पहले यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे खोया हुआ पेन, तो स्टोलन, माई स्टोलन पेन, आई फाउंड आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, हमने लॉस्ट लिख दिया, लॉस्ट पेन, तो मेरे को मेरा खोया हुआ पेन मिल गया, ठीक है। हमने यहाँ यूज़ किया है लॉस्ट पेन, लॉस्ट यानी कि लॉस्ट क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म नाउन से पहले हमने लगाई है, पेन से पहले, तो ये कैसा है, पास्ट पार्टिसिपल है। लॉस्ट पेन, रोटन एग्स, फेडेड फ्लावर, तो ये सभी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे रोटन एग्स, फेडेड फ्लावर, तो ये सभी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। रोटन एग्स वर थ्रोन अवे, सड़े हुए अंडे बाहर फेंक दिए गए। दिस इज़ अ फेडेड फ्लावर, तो ये कैसा है, एक मुरझाया हुआ फूल है। तो मुरझाया हुआ, सड़ा हुआ, तो इस तरह का आपको दिखाई दे तो समझ जाना पास्ट पार्टिसिपल है। और सबसे अच्छी पहचान, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे कि फेडेड फ्लावर, रोटन एग्स और लॉस्ट पेन, इस तरह के सेंटेंस यूज़ होते हैं। दिस इज़ अ फेडेड फ्लावर, ये कैसा है, मुरझाया हुआ फूल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हैविंग का यूज़ होता है। एक सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, कि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि अपना पुराना घर बेचकर, अब बेच दिया, पहली जो चीज़ है वो पूरा हो गया। अब बेचकर क्या काम किया आगे, राम बॉट अ न्यू हाउस, राम ने एक नया घर खरीदा। तो हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, राम बॉट अ न्यू वन। तो हम इस तरह के चीज़ों का हैविंग का यूज़ करते हुए परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। आपको ये वर्ड ध्यान में रखने हैं, तो आप बिन ऑप्शन को पहली बार में देख के ही सही कर पाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का यूज़ होगा, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज़ होगा। ओके, अब आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। सिंपली बस ये सेंटेंस को बनाने का फॉर्म, एक तरीका होता है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो बस उसी का तरीका होता है ये पार्टिसिपल। तो यहाँ आपके लिए 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आप इसको बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे शी वेंट टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाकर, तो शी वेंट टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स, तो हम कह सकते हैं कि गोइंग टू द गार्डन। अच्छा, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और गो में आईएनजी लगाकर हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो गोइंग, फिर टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स, तो गोइंग टू द गार्डन, शी प्लग्ड फ्लावर्स, तो यही सेंटेंस उतार देंगे। तो इसी तरह आई सॉ अ बॉल, आई पिक्ड इट अप, तो सी यानी कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, CSEE वाली सी। तो सीइंग अ बॉल, आई प्लग्ड इट अप, आई पिक्ड इट अप, मतलब बॉल देखकर मैंने उसको उठा लिया था। सीइंग अ बॉल, आई पिक्ड इट अप, तो इस तरह बन जाएगा। नेक्स्ट, द सर्वेंट स्वेप्ड द रूम, ही वेंट अवे, तो स्वीपिंग द रूम यानी कि स्वीप इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, स्वीप, तो इसमें आईएनजी लगा देना, स्वीपिंग द रूम, ही वेंट अवे, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट जो है, ही केम टू मी, ही गेव मी दिस लेटर, तो आप यहाँ से देख लेना, इसको भी हम अगर प्रेजेंट में बनाएं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो केम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, तो कम में आईएनजी लगा देना, कमिंग टू मी ही गेव मी दिस लेटर, मेरे पास आकर उसने मुझे ये लेटर दिया, तो कमिंग टू मी ही गेव मी दिस लेटर। तो ये कैसे थे, सिंपल सेंटेंस जिसको हमने पार्टिसिपल की फॉर्म में बनाया है। जैसे गोइंग टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स, सीइंग अ बॉल, आई पिक्ड इट अप, स्वीपिंग द रूम, द सर्वेंट वेंट अवे, ही की जगह हम सर्वेंट यूज़ कर देंगे क्योंकि यहाँ ही जो है वो सर्वेंट के लिए यूज़ हो रहा है, सर्वेंट। ओके, स्वीपिंग द रूम, द सर्वेंट वेंट अवे, कमिंग टू मी, ही गेव मी दिस लेटर। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म थी।
तो एक सेंटेंस जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें बनाना है सही। तो अराइविंग लेट द शो हैड ऑलरेडी बिगन, तो ये गलत दिया गया है, तो इसको हमें सही फॉर्म में लेना है। तो अराइविंग लेट, तो आपको सबसे पहले ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है ही नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कौन सा होता है, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगी रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ ना तो इसमें लगी है कहीं आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ना फिर इसमें लगी। तो ए और डी ऑप्शन तो हमारा कट गया। बी और सी में से कोई सही हो सकता है, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है। तो अराइविंग लेट, लेट पहुँच कर, फिर आगे का सेंटेंस द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, तो शो पहले ही शुरू हो चुका था। तो अराइविंग लेट, लेट पहुँच कर, ही फाउंड्स, उसने देखा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ये हो सकता है, या फिर ही फाउंड दैट द शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो आप ये समझ सकते हैं फाउंड खुद एक क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। ओके, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब सेकंड या थर्ड फॉर्म में एस लगाना तो बेवकूफ़ी होता है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें एस लग ही नहीं सकता, फाउंड्स, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, सी करेक्ट है इसका, क्योंकि फाउंड थर्ड फॉर्म है। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, और प्लेड में कोई एस लगाए तो बेवकूफ़ नहीं होगा वो, तो प्लेड, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अराइविंग लेट, ही फाउंड दैट द शो हैड ऑलरेडी बिगन, यहाँ सेकंड फॉर्म लिया है, यानी कि ये पास्ट में यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी पास्ट में यूज़ करना है। और इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बनाना आता हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है। अराइविंग लेट, ही फाउंड, उसने देखा कि शो पहले से ही शुरू हो चुका था। तो अराइविंग लेट, ही फाउंड दैट द शो हैड ऑलरेडी बिगन। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है बीइंग ए रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट। तो इस तरह का सेंटेंस, सॉरी हमने कराया नहीं था अभी, लेकिन आप समझ जाना, बीइंग ए रेनी डे, इस तरह का सेंटेंस अगर आपके पास आए तो आप ये समझ जाना, बीइंग जो होता है वो पार्टिसिपल में कभी भी पहले यूज़ नहीं होता है, इससे पहले इट का यूज़ होता है। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, तो इसमें इट बीइंग ए रेनी डे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, कि रेनी डे होने के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकला, आई डू नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। तब इट बीइंग ए रेनी डे, अच्छा बीइंग कभी भी पहले यूज़ नहीं होता, अगर यूज़ हो रहा है तो वो गलत है, इट बीइंग अ रेनी डे होगा। तो इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट। तो इस तरह आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने आ गए होंगे। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने में अभी आपको कुछ भी कमी लग रही हो तो इसकी हम प्रैक्टिस कंप्लीट पूरे सेट होने के बाद इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत से यहाँ ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जिनको ये प्रॉब्लम है कि ये सेट्स आखिर हैं किसके लिए। तो हम बता दें, जो भी DSSB के अंतर्गत टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, सभी के लिए हैं ये। जैसे PRT, TGT, LDC, लेखपाल और ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इन सभी के लिए हैं। क्योंकि DSSB का हम यहाँ एक पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सभी के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो ये सभी के लिए यूज़फुल हैं। और आप ये मत सोचिए अगर PRT के पेपर, केवल जो PRT की तैयारी कर रहे हैं तो वो PRT के पेपर केवल 6 पेपर हैं जैसे PRT के, तो वो पढ़ के काम चल जाएगा। अरे आपको इंग्लिश है तो वो इंग्लिश सभी के लिए ही एक सी होगी, तो आपको पूरे सेट्स कंप्लीट करने हैं तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे ही सेम LDC वालों के लिए है, ऐसे ही ग्रेड 2, ग्रेड 3 वालों के लिए है। आपको पूरे सेट कंप्लीट करने हैं, यानी कि 1-2 सेट LDC के हैं तो वही कंप्लीट करके चले गए। सभी सेट्स कंप्लीट करेंगे तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और 100% मिलेगा। आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। लास्ट टाइम पे हमें केवल प्रैक्टिस सेट पर डिपेंड हो जाना चाहिए, और वही हमारा सही रूप से मार्गदर्शन करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस टाइप के सेंटेंस या किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।